हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। आज से हम लोग यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स वीकली बेसिस पे, यानी कि हर संडे आपके लिए ये वीडियो पहुंच जाएगा जहाँ पे हम लोग मंडे से लेकर के सैटरडे तक के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ओके, कल किसी वजह से ये वीडियो नहीं आ पाया था तो आज मंडे को ही आपको मिल जाएगा। ओके, आगे से हम हर संडे को ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे, एसएससी का, आईबी का या फिर सीडीएस एफकेट, आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो कि हम लोग वीक के एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको करंट अफेयर्स भी मालूम चल जाए। तो बिना कोई देरी किए हुए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग हमारे जुलाई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और उसी कड़ी में आज का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द आर्टेमिस अकॉर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको बताना है कि आर्टेमिस अकॉर्ड के संबंध में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब ये क्वेश्चन क्यों बना, क्यों आपके लिए न्यूज़ में आ गया, क्योंकि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात करी यूएस में जाकर के, तो वहाँ पे आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया गया और इंडिया ने भी इस आर्टेमिस प्रोग्राम को साइन कर लिया है, इसको ज्वाइन कर लिया है आर्टेमिस प्रोग्राम को। और इस आर्टेमिस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद अब इस आर्टेमिस प्रोग्राम में टोटल 27 कंट्रीज हो चुकी हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है, 27 की 27। उस आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक अकॉर्ड है जिसको बोलते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड। ये आर्टेमिस अकॉर्ड क्या करता है, क्या है ये? बेसिकली जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं दे आर जस्ट प्रिंसिपल्स। ये कुछ सिद्धांत हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और प्रिंसिपल किस बारे में, कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इस आर्टेमिस प्रोग्राम के 27, उन सभी के बीच में एक कॉपरेशन होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के। स्पेस में जाकर के कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उसको लेकर के एक दूसरे को कोऑपरेट या फिर सहयोग किया जाएगा, उसको लेकर के आर्टेमिस अकॉर्ड है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो सारी की सारी मेंबर कंट्रीज मून में जाए, मार्स में जाए, या किसी एस्टेरॉइड को रिसर्च करें, या किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लैनेट को, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को वहाँ पे वो लोग स्टडी करेंगे तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, उसको लेकर के ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स है। और इसको अभी हाल ही में साइन किया है और इस आर्टेमिस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर लिया है इंडिया ने अभी हाल ही में। ठीक है, आर्टेमिस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है, वो लोग आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा या फिर यूएसए भी आप बोल सकते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहते हैं ऊपर स्पेस में। ठीक है, तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड है, इसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ अ यूएस लेड इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑन प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ अ बाइंडिंग बायलेटरल अरेंजमेंट, बिल्कुल नहीं, बाइंडिंग बायलेटरल अरेंजमेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया एंड जापान आर द ओनली कंट्रीज हु हैव साइंड द अकॉर्ड, अभी मैंने आपको बताया इसमें टोटल 27 कंट्रीज हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव ऑब्वियसली गलत रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए या स्टेटमेंट नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंडिया जॉइंस नासाज आर्टेमिस अकॉर्ड, अभी हाल ही में इंडिया ने नासा के इस आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन कर लिया है। अकॉर्ड क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल्स, मैं आपको बता सकूँ, यहाँ पे ये सारा का सारा लिखा हुआ है। आर्टेमिस प्रोग्राम में क्या है, द प्रोग्राम एम्स टू लैंड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स ऑन मार्स, मंगल में ये लोग पहला एस्ट्रोनॉट यहाँ पे भेजना चाहते हैं इस आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत। और उसके बाद दूसरे प्लैनेट्स में और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज में इनको भेजा जाएगा। नासा ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ मिल करके इस आर्टेमिस प्रोग्राम को 2020 में साइन किया था और अभी तक इसमें टोटल 27 कंट्रीज हैं इंडिया के साइन करने के बाद। अब वो 27 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम। सो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, लग्जमबर्ग, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने 2020 में ज्वाइन किया था। उसके बाद साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, पोलैंड, मैक्सिको 2021 में ज्वाइन किया गया। उसके बाद इजराइल, रोमानिया, बहरीन, सिंगापुर, कोलंबिया, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, रवांडा, नाइजीरिया, चेक रिपब्लिक, इन्होंने 2022 में ज्वाइन किया था। उसके बाद स्पेन, इक्वाडोर और अब इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है 2023 में। तो अब ये सारे के सारे मिला करके टोटल कितनी कंट्रीज हो चुकी है, 27 कंट्रीज हो चुकी है। नासा के बारे में देख लीजिए, नासा इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 यानी कि 29 जुलाई आने वाला है, तो वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर है, चेयरमैन इसके बिल नेल्सन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि
डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से आया हुआ ये क्वेश्चन है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी हाल ही में आरबीआई के नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम बताना है। बेसिकली ये यहाँ पे क्या हुआ है, इनको प्रमोट किया गया है। तो इनका नाम क्या है, पी वासुदेवन। ओके, पी वासुदेवन, जिनको अभी हाल ही में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, ताकि भारत में जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सभी को रेगुलेट किया जा सके और उसके लिए एक बॉडी बनाई जा सके, दैट इज आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या जानने लायक है, वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके आपको चेयरमैन देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सिटी चेयर द 6th U20 साइकिल एंड होस्टेड द अर्बन 20 मेयरल समिट। अभी हाल ही में अंडर 20 साइकिल या अंडर 20 मेयरल समिट हुई, मतलब अर्बन 20 मेयरल समिट यानी कि मेयर्स की समिट हुई अर्बन 20, जो कि G20 के तहत हो रही है। आप सभी को पता होगा G20 की अध्यक्षता अभी वर्तमान में भारत कर रहा है, दिसंबर 2022 से लेकर के नवंबर 2023 तक। ठीक है, ये भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मकसद केवल और केवल क्या हुआ करता था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को देखना हुआ करता था, लेकिन 2008 में इसके दायरे को बढ़ा दिया गया और दायरे को बढ़ाने के बाद अन्य फील्ड, ट्रेड, एग्रीकल्चर या फिर ऐसे अन्य फील्ड्स में भी इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। उससे पहले जितनी भी इसकी समिट होती थी उसका मेन मकसद केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, लेकिन उसके बाद ये भी हो गया। G20 के दो ट्रैक्स देखने को मिलेंगे, एक फाइनेंशियल ट्रैक होता है, दूसरा इसका शेरपा ट्रैक होता है। जो फाइनेंशियल ट्रैक होता है, इसकी जो समिट्स रहेंगी, इसका मेन उद्देश्य इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना या ये चीज़ करना होता है मेंबर कंट्रीज के बीच में। लेकिन जो शेरपा ट्रैक होता है, इसका ये एक मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग है जो कि 2008 में इसमें ऐड हुई थी। ओके, इसमें जो जितने भी मिनिस्ट्री जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक व्यक्ति इन मीटिंग्स में जाता है, उसको हम लोग शेरपा बोलते हैं। ठीक है, G20 के बारे में ये सब कुछ था। इसमें वर्तमान में कितनी कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, तो ये इसके टोटल मेंबर्स हैं। ओके, ये मेंबर्स हैं जिसमें 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन यानी कि 20 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन में इटसेल्फ कितनी कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज हैं, तो 27 प्लस ये 19 कंट्रीज को जोड़ दो, इतनी इसकी कंट्रीज हैं, लेकिन मेंबर्स कितने हैं, 20 हैं। ओके, ये आपको ध्यान देना था। अब इसी के तहत अर्बन 20 मेयरल मीटिंग हुई अभी, इसको किसने होस्ट किया ये आपको बताना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात में हुई और इस सिटी को जो होस्ट सिटी थी वो कौन थी, अहमदाबाद थी। ठीक है, अर्बन 20 ये थी। इसका बेसिकली मतलब मकसद क्या है अर्बन 20 मीटिंग का, ये लोग भारत में जो अर्बन एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या इश्यूज उसके रास्ते में आते हैं उनको सॉल्व करना, उनमें बातचीत करना, इस अर्बन 20 का मेन मकसद होता है। ठीक है, ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हम PIB से इसको कवर किया हुआ है हमने इसको। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, कुछ जैसे गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट मिशन है अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के, ग्रीन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लाइफ मिशन, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, पॉलिसीज ऑन ई मोबिलिटी और ऐसे मिशन जितने भी, हाउसिंग फॉर ऑल, इन सबको प्रमोट करना इसका मेन मकसद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, लेकिन दिखना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेस्टिल डे परेड इन पेरिस फ्रांस। बेस्टिल कहाँ है, पेरिस में, तो बेस्टिल डे परेड हर साल होती है यहाँ पे पेरिस में। तो बेस्टिल की एक लड़ाई हुई थी, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये परेड होती है। तो अभी क्या है, इस साल जो परेड होगी वहाँ पे भारत को बुलाया गया, PM मोदी यहाँ पे गेस्ट होंगे, तो इसलिए आपके लिए न्यूज़ में आ गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आपसे पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बेस्टिल डे परेड का ध्यान रखना है इसको। तो ये क्या है, अब आंसर यहाँ पे लिख दिया गया, ऑप्शन नंबर A है, इट कमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो वहाँ पे बेस्टिल की जो स्टॉर्म आया था, जो उसकी लड़ाई हुई थी, बेसिकली उसकी ये एक तरीके से एनिवर्सरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये भी सारा कवर किया। एक चीज़ और बता दूं आपको, हमारे PDF जो करंट अफेयर्स के रहते हैं, डेली, वीकली, मंथली, तीनों फॉर्मेट्स में आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट में आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं वो आपको नीचे दिख जाएगा। ठीक है, जाके डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ो और उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे। हमारे सोर्सेज PIB, न्यूज़ ऑन एयर, गवर्नमेंट की साइट जितनी भी रहेंगी वो सारे के सारे रहते हैं, वहाँ से सारे के सारे न्यूज़ यहाँ पे कवर की जाती है। ठीक है, 14 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, कहाँ पे, फ्रांस में। ओके, पेरिस में। आगे बढ़ेंगे, विच ग्रुप डिड इंडिया रिसेंटली ज्वाइन टू एड्रेस अर्जेंट ग्लोबल इश्यूज। अभी हाल ही में अर्जेंट ग्लोबल इश्यूज को
एड्रेस करने के लिए, जितने भी अर्जेंट ग्लोबल इश्यूज हैं उनको ज्वाइन एड्रेस करने के लिए एक ग्रुप को ज्वाइन किया गया भारत के द्वारा। इन चारों में से वो ग्रुप कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले G7, देन ब्रिक्स, उसके बाद सी GCRG या फिर आसियान। जो आसियान कंट्री, आसियान जो ये है ग्रुप है, ये और इंडिया ऑलरेडी ज्वाइंट है पहले से ही, ओके। और इसमें भी इंडिया पहले से ज्वाइंट है, अभी हाल ही में इसको ज्वाइन किया गया है, इस वाले को। आसियान में 10 मेंबर नेशन आपको देखने को मिलेंगे। आसियान क्या है? आसियान इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी का, इसमें आसियान में भारत नहीं है, सॉरी, सार्क में भारत है, आसियान में नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी का एक ग्रुप है, दैट इज आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जहाँ पे भारत की सीमा खत्म होती है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से आसियान कंट्रीज स्टार्ट होती हैं। खत्म कहाँ पे होती है? आपका तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का एरिया है वहाँ पे। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका म्यांमार। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे के सारे 10 कंट्रीज इस आसियान के मेंबर कंट्रीज, और इंडोनेशिया भी है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ग्रुप ज्वाइन किया गया इंडिया के द्वारा, दैट इज चैंपियंस ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स। आपको नाम से मालूम चलेगा, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स के लिए चैंपियंस ग्रुप। इसके बारे में देख लेते हैं, चैंपियंस ग्रुप ये क्या है, GCRC, ये सारा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट से आपके लिए कवर्ड मिलेगा। तो इंडिया ने अभी हाल ही में इसको ज्वाइन किया है, 7 जुलाई की आपके लिए न्यूज़ है। इंडिया है ज्वाइंट चैंपियंस ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। इसको जो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा इनवाइट किया गया भारत को, और भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया। इसकी स्थापना, 20 ग्रुप की स्थापना यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप वॉज सेटअप बाय UNSG इन मार्च 2022। मार्च 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। इस ग्रुप का मेन उद्देश्य क्या है? टू एड्रेस अर्जेंट एंड क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज pertaining to interlinked crisis in food security। मतलब फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंस, ऐसे कोई भी एरिया जो भी इंटरलिंक्ड हैं किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में, उन सभी को टैकल करना है, एड्रेस करना है, इस बेसिकली इस ग्रुप का मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो इसको अभी हाल ही में भारत ने ज्वाइन कर लिया है। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस है। मेरे मुंह से गलती से नाम निकला था टेड्रोस आधानोम का। टेड्रोस आधानोम कौन है? WHO के डायरेक्टर जनरल है। कौन? टेड्रोस आधानोम। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हुए हैं, और ये कौन बन चुके हैं अब? अजय बांगा बन चुके हैं। पहले कौन थे? पहले थे डेविड मैल्पस। उनका कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा था, लेकिन कुछ एलिगेशंस के चलते इनको रिजाइन करना पड़ा, और 2023 में ही, जून 2023 में ही उनको क्या करना पड़ा? रिजाइन। यानी कि 30 उनको रिजाइन कर चुके हैं, और 30 मई को, सॉरी, रिजाइन कर चुके हैं, और अब बन चुके हैं कौन? यहाँ पे अजय बांगा बन चुके हैं, ठीक है। ये आपके लिए है। The GCRG is overseen by Champions Group comprising of HOGs of बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड सेनेगल। इनके द्वारा इसको क्या किया जाता है? हेड ऑफ दिस ग्रुप, ये लोग इनको क्या करते हैं? बेसिकली ओवरसी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी आंसर दिख गया यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से हटा लेते हैं, क्या होता देखा ना हो आपने, ठीक है। अब बताओ आंसर। हु वॉज नेम्ड द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर ऑफ 2022-23 सीजन। AIFF के द्वारा अभी हाल ही में फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किए गए मैन वुमेन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैन के लिए कौन है, ठीक है। मनीषा कल्याण, आकाश मिश्रा, क्लिफर्ड मिरांडा या फिर लालियांजुला सांगटे, कौन है इसके लिए? इसका सही आंसर है आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, लालियांजुला सांगटे, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। इसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। अभी हाल ही में सांगटे को जीते हैं क्या? 2022-23 AIFF मैन फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड। 26 साल के ये हैं, ये बन चुके हैं क्या? ओनली द सेकंड प्लेयर फ्रॉम मिजोरम। मिजोरम के ये हैं, मिजोरम के सेकंड प्लेयर हैं, फॉलोइंग JJ लाल पेकलुआ। पहले थे JJ लाल पेकलुआ, 2016 में बने थे। उसके बाद अब कौन बने हैं? सांगटे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन थे। टू बी बिस्टोर्ड विद द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, इनको दिया जाएगा, AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। Which two ships participated in the 7th edition of the Indian Navy US Navy Salvage and Explosive Ordnance Disposal Exercise Salvex। Salvex एक एक्सरसाइज होती है जो कि इंडिया और US नेवी के बीच में होती है। इसका नाम क्या है? इसका मतलब है Salvex का, Salvage and Explosive Ordnance Disposal, EOD।
ठीक है, ये एक्सरसाइज है। तो इसमें कौन कौन सी शिप ने भाग लिया ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसके बारे में देख लेते हैं। ये कवर्ड मिलेगा आपको इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी 7th एडिशन हुआ इसका इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में, सैल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज सैल्वेक्स। और ये कंडक्ट हुई 26 जून से लेकर के 6 जुलाई तक कंडक्ट हुई। ओके, तो उसके बाद ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। तो इसमें जो भाग लिया गया जो शिप्स हैं इंडिया की, वो कौन कौन सी है, आईएनएस निरीक्षक और आईएनएस इंक्लूडेड शिप्स आईएनएस निरीक्षक एंड यूएसएनएस सेल्वर इन एडिशन टू स्पेशलिस्ट। हाँ, तो इंडिया की आईएनएस निरीक्षक ने इसमें भाग लिया है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, आईएनएस निरीक्षक ये वाला। ठीक है, इंडिया की ये वाली शिप है जिसने इसमें भाग लिया। तो आईएनएस निरीक्षक के बारे में आपको देख लेना है, ये न्यूज़ में आ सकती है, मतलब एग्जाम में आ सकती है क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुकी है। ठीक है, सेल्वेक्स में इन्होंने भाग लिया था अभी हाल ही में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मो जामी योजना MJJY स्कीम टू बेनिफिट ओवर 7 लाख हाउस होल्ड्स। देखो, कोई भी ऐसी स्कीम अगर भारत से संबंधित पूछी जाती है जिसमें मो लग जाएगा, ठीक है, मो, तो मो लगते ही आप लोग आंसर क्या टिक कर देना, आग बंद करके उड़ीसा। जहां पे मो दिख जाएगा द आंसर वुड बी उड़ीसा। ठीक है, तो मो जंगल जमी योजना ये अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की वो की गई है, अनाउंस की गई है, उड़ीसा के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। ये सारा का सारा यहाँ पे है। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च्ड मो जंगल जमी योजना स्कीम टू इम्प्लीमेंट प्रोविजंस फॉर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, द स्कीम एम्स, इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू बेनिफिट ओवर 0.74 मिलियन ट्राइबल फैमिलीज एंड 32,000 विलेजेस इन ओडिशा। उन सभी को बेसिकली उनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं उन सभी को एड्रेस करना, जिससे 0.74 मिलियन ट्राइबल फैमिलीज और 32,000 विलेजेस हैं उड़ीसा के, वो बेनिफिट होंगे इससे। इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, इसमें होगा क्या, ये जो स्कीम है इट विल प्रोवाइड लैंड ओनरशिप, इन सभी को लैंड ओनरशिप प्रोवाइड कराएगी और इसके साथ साथ इन सभी को फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एक्सेस भी प्रोवाइड कराएगी। ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आप ध्यान रखना, जहाँ पे मो नाम लग गया दैट द आंसर इज गोइंग टू बी ओडिशा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए आपके एग्जाम में गारंटीड ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है। विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द साफ चैंपियनशिप 2023। साफ चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में इंडिया ने किसको हराया। ध्यान देना, यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया था, सेमीफाइनल। ठीक है, कोई लोग यहाँ पे आंख बंद करके फाइनल्स लगा लेते, तो यहाँ पे पूछा गया सेमीफाइनल्स। तो सेमीफाइनल्स में किसको हराया इंडिया ने, लेबनान को। और फाइनल कौन जीता, इंडिया जीता ओबियसली। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साफ क्या है, बेसिकली साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बांग्लादेश ढाका में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। प्रेसिडेंट काजी सालुद्दीन इसके वर्तमान में है। तो साफ चैंपियनशिप 2023 का टाइटल इंडिया ने जीत लिया और कुवैत को हराया। तो आपसे पूछ सकते हैं किसको हराया फाइनल में, कुवैत को हराया। सेमीफाइनल में किसको हराया था इंडिया ने, वो हराया था लेबनान को। ठीक है, और ये भी बेसिकली ड्रॉ हुआ था, उसके बाद पेनल्टी वगैरह में इंडिया जीता था, पहले ये ड्रॉ कर दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसी के बाद इनको क्या दिया गया यहाँ पे, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया AIFF के द्वारा। चलो आगे बढ़ेंगे। Which three countries have consistently held the top 3 position in Energy Transition Index? अभी हाल ही में ETI यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज किया गया। अब ये क्यों रिलीज किया जाता है, इसमें जितनी भी कंट्रीज को इसमें काउंट किया जाता है, वो सभी कंट्रीज अपने देश में एनर्जी के कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं और कैसे यूज़ कर रही हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए इस ETI को रिलीज किया जाता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को। इसमें भारत की रैंक कितनी थी, 67 नंबर पे आई थी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टॉप 3 पोजीशन में कौन कौन सी कंट्री आई, और ये पिछले डिकेड से, पिछले दशक से अभी तक ये 3 कंट्रीज यहाँ पे चलती चली आ रही है। तो इंडिया जहाँ पे नाम आ गया, अब वो टॉप में तो है नहीं, चाइना भी टॉप में नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स भी टॉप में नहीं है। तो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये 3 कंट्रीज हैं जो यहाँ पे किस में आई, टॉप में आई। स्वीडन ये पिछले दशक से ही चलती चली आ रही है, ये सारे का सारा यहाँ पे है। इसका जो मेन उद्देश्य है, भारत इसमें 67 नंबर पे आया और इंडिया ने कमिट किया है कि वो नेट जीरो एमिशंस कब तक हासिल कर लेगा, 2070 तक हासिल कर लेगा। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में ये लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का टारगेट कब तक है कार्बन एमिशंस को अचीव करने का, 2070 तक है, जो कि COP26 वाली मीटिंग में इन्होंने अनाउंस किया था। आगे बढ़ेंगे।
What is the main focus of MOU signed between University of Jaffna एंड IIT मद्रास? अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना, जाफना कहाँ है? भारत के नीचे आओ, एक कंट्री मिलेगी आपको श्रीलंका, उसका जो ऊपरी हिस्सा है दैट इज कॉल्ड जाफना। ठीक है, जाफना ये हिस्सा कहलाता है और जाफना का सबसे टॉप पॉइंट है दैट इज नोन एज पॉइंट पेड्रो। ठीक है, तो यहाँ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना और IIT मद्रास के बीच में एक MOU साइंड हुआ था अभी हाल ही में। आपको बताना है उसका मेन फोकस क्या है। फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस, enhancing cross cultural learning experiences, joint research in renewable energy, establishing an incubation cell। देखते हैं क्या इसके बारे में। इन्होंने एक हाल ही में MOU साइन किया टू फोस्टर एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड प्रमोट रिसर्च इनिशिएटिव्स। रिसर्च इनिशिएटिव्स और एकेडमिक कोलैबोरेशन को फोस्टर करने के लिए, यानी कि ये भी नहीं है इसका आंसर और ये भी नहीं है इसका आंसर, रिसर्च इन ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। चाहो तो आप ये पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हो, वरना आपके लिए पहली न्यूज़ ही काफ़ी, पहली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द कोलैबोरेशन फोकसेस ऑन इन्हांसिंग क्रॉस कल्चरल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड प्रमोटिंग, हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनहांसिंग क्रॉस कल्चरल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक है, ये लाइन लिखी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द बुक फ्रीडम एंड पार्टीशन? अभी हाल ही में एक बुक आई फ्रीडम एंड पार्टीशन, तो ये देख बताना है कि ये इसका मेन फोकस एरिया क्या है फ्रीडम एंड पार्टीशन का। तो इसका मेन फोकस एरिया क्या, अभी हाल ही में तान ताई योंग और गाइनेस कुदेसिया के द्वारा लिखी गई ये बुक चर्चाओं में आ गई। इसका मेन फोकस क्या है? स्लाइस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट्स हिस्ट्री एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज नेविगेटिंग अ क्रूशियल पीरियड इन इट्स हिस्ट्री, यानी कि जब इंडिया और वो हो रहा था, इंडिया की जो क्रूशियल हिस्ट्री है। ठीक है, एज आर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर रिसेंटली सेलिब्रेटेड 70। ठीक है, इसका मतलब मेन मकसद क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्रीडम एंड पार्टीशन, जब भारत को आज़ादी मिली और यहाँ पे पार्टीशन चल रहा था, तो वो इसका मेन एरिया, उस पर ये फोकस करती हुई ये बुक आपके लिए बताई जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? नाम से मालूम चल रहा है आपको फ्रीडम पार्टीशन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये वाला। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फ्रीडम एंड पार्टीशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश विटनेस द लॉन्च ऑफ जगनन्ना अम्मा योदी स्कीम? आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ इस सवाल को। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट ने अभी हाल ही में जगनन्ना अम्मा वोदी स्कीम को लॉन्च किया है, इसको होस्ट विटनेस किया है, इसको इसके लॉन्चिंग को। ठीक है, इसका आंसर है आपके लिए, यहाँ पे देख लेना है इसको। ठीक है, और एक ये आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चलो, कौन सी कंट्री है पहले जिसने प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स को बैन कर दिया है? न्यूजीलैंड। ठीक है, आप भारत को देखोगे, उसके बाद यहाँ आना साइड में, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साइड में आपको दिखेगा कौन? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में क्या किया है? प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स को क्या कर दिया? अभी हाल ही में बैन कर दिया है कंप्लीटली। वेलिंगटन यहाँ की राजधानी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, विच country experienced the largest deterioration in peaceful according to the global peace index? अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 आया, तो किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा डेटीरियोरेशन एक्सपीरियंस किया है पीसफुलनेस के मामले में? आप सभी को बताया है चाइना, यूक्रेन, आइसलैंड, अफगानिस्तान, सभी को बताया। रसिया यूक्रेन वॉर हुई थी, तो किसका नाम आ जाएगा यहाँ पे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पीसफुलनेस है वो डेटीरियोरेट हुई है, वो कहाँ पे हुई है? यूक्रेन में हुई है। ठीक है, इसका आंसर तो आप आंख बंद करके भी कर ही लेते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा है यहाँ पे GPI यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। ये इसका जो मेन मकसद रहता है वो क्या रहता है? प्रेजेंट्स द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ड्रिवन टू डेट ऑन पीस, इकोनॉमिक वैल्यू, ट्रेंड एंड हाउ टू डेवलप पीसफुल सोसाइटीज़, कि किसी भी कंट्री में कितनी पीस है या फिर वहाँ पे पीस को कैसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर के ये डेटा प्रेजेंट करती है, उस बेस पे रैंकिंग देती है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको इंपॉर्टेंट बस। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से। इसके आगे से हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड वीक, जो आपको हर संडे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ये केवल MCQs हैं। आपको ज़्यादा न्यूज़ पढ़ने के लिए हमारे ड्राफ्ट को जरूर पढ़ना चाहिए, जहाँ पे हम लोग सारी न्यूज़ को कवर करते हैं। ओके, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, आपको हर फॉर्मेट में डेली, वीकली, मंथली और दोनों भाषाओं हिंदी इंग्लिश में आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अगले वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तब तक कोई क्वारीज होती है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। ओके, देन टेक केयर, बी 50% फास्टर एंड थैंक यू ऑल।